कहानियां समय की धूल में दबकर भी अपनी चमक नहीं खोती। ऐसी ही एक कहानी है एक व्यक्ति की, जिसने न केवल अपने युग को आकार दिया, बल्कि आने वाली सदियों को भी प्रेरित किया। उसका नाम था चाणक्य, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और वह मस्तिष्क जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ये कहानी उस महान आत्मा की है जिसने अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से एक साम्राज्य को जन्म दिया। आइए चले उस समय में जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था और एक व्यक्ति ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। चाणक्य का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि वे तक्षशिला में पैदा हुए, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अन्य कहते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन स्थान से अधिक महत्वपूर्ण थी उनकी असाधारण बुद्धि। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, बचपन से ही एक अलग तरह की चमक लिए थे। उनके पिता चणक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने चाणक्य को वेदों, शास्त्रों और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी। छोटी उम्र में ही चाणक्य ने अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझना शुरू कर दिया था। उनके पिता अक्सर उन्हें राजनीतिक चर्चाओं में शामिल करते और यहीं से चाणक्य के मन में समाज, शासन और सत्ता के प्रति एक गहरी जिज्ञासा जागी। लेकिन ये जिज्ञासा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। चाणक्य की नजरें उस समय के भारत की स्थिति पर थी, जो अराजकता और विभाजन से ग्रस्त था। मगध साम्राज्य, जो कभी भारत का गौरव था, अब नंद वंश के अधीन अपनी गरिमा खो रहा था। नंद राजा धनानंद की क्रूरता और अक्षमता ने जनता को त्रस्त कर रखा था। युवा चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की, जो उस समय विश्व का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र था। यहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और दर्शन का गहन अध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके गुरु भी उनकी तर्क शक्ति और विश्लेषण के सामने चकित रह जाते। लेकिन चाणक्य केवल किताबों के विद्वान नहीं थे। उनकी आंखों में एक सपना था, एक एकीकृत भारत का सपना, जहां सक्षम शासन हो, जहां जनता सुखी हो और जहां कोई बाहरी शक्ति भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। एक दिन तक्षशिला में पढ़ाई के दौरान चाणक्य को मगध के राजा धनानंद के दरबार में जाने का अवसर मिला। धनानंद ने विद्वानों को आमंत्रित किया था ताकि उनकी बुद्धि का प्रदर्शन हो। चाणक्य, जो उस समय अपनी सादगी और साधारण वेशभूषा के लिए जाने जाते थे, दरबार में पहुंचे। लेकिन धनानंद, जो अपनी अहंकारी प्रकृति के लिए कुख्यात था, ने चाणक्य का अपमान किया। उसने चाणक्य की सादगी और गरीब वेशभूषा का मजाक उड़ाया और उन्हें दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। ये अपमान चाणक्य के जीवन का एक निर्णायक क्षण था। उस दिन उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे धनानंद को सत्ता से हटाकर मगध को एक योग्य शासक नहीं देंगे, वे अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। ये केवल एक व्यक्तिगत अपमान की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उस अहंकार के खिलाफ विद्रोह था जो भारत को कमजोर कर रहा था। चाणक्य ने उस क्षण में तय कर लिया कि वे अपने ज्ञान, रणनीति और संकल्प से भारत का भविष्य बदल देंगे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। धनानंद का साम्राज्य शक्तिशाली था और उसकी सेना विशाल थी। चाणक्य के पास न तो धन था, न सैन्य बल। उनके पास था तो केवल उनकी बुद्धि और एक अटूट इच्छा शक्ति। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए एक योजना बनानी शुरू की। उनकी नजर एक ऐसे युवा पर पड़ी जो साधारण परिस्थितियों में रहता था, लेकिन जिसके भीतर नेतृत्व की चिंगारी थी। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जानते थे कि एक साम्राज्य को बनाने के लिए केवल बुद्धि ही काफी नहीं। इसके लिए एक योद्धा चाहिए, एक नेता चाहिए जो उनकी रणनीतियों को मैदान में उतार सके। चंद्रगुप्त में उन्हें वो संभावना दिखी,
लेकिन चंद्रगुप्त को एक साधारण युवा से सम्राट बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में चुना और उन्हें युद्ध कला, राजनीति और शासन की बारीकियां सिखानी शुरू की। ये चाणक्य की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने एक अनगढ़ हीरे को तराशने का बीड़ा उठाया। चंद्रगुप्त के साथ उनकी मुलाकात ने इतिहास की दिशा बदल दी, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। धनानंद को हराने के लिए न केवल सैन्य शक्ति चाहिए थी, बल्कि कूटनीति, गुप्तचरों का नेटवर्क और जनता का विश्वास भी जरूरी था। चाणक्य ने इन सभी को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई। इस तरह एक साधारण विद्वान, जिसे कभी दरबार में अपमानित किया गया था, ने भारत के इतिहास को बदलने की ठान ली। चाणक्य की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की है। एक ऐसे विचार की जो कहता है कि बुद्धि और संकल्प के सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे चाणक्य ने अपनी रणनीतियों को अमल में लाया और चंद्रगुप्त को एक योद्धा से सम्राट बनाया। चाणक्य की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां एक साधारण विद्वान का सपना एक विशाल साम्राज्य की नींव बनने जा रहा था। धनानंद के अपमान ने चाणक्य के मन में आग तो जला दी थी, लेकिन ये आग केवल प्रतिशोध की नहीं थी। ये एक नए भारत के निर्माण की लौ थी। चाणक्य जानते थे कि मगध के सिंहासन को हासिल करने के लिए केवल साहस या शक्ति काफी नहीं। इसके लिए एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो समय, शत्रु और परिस्थितियों को उनके पक्ष में मोड़ दे। और इस रणनीति का पहला कदम था चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में चुना, लेकिन यह रिश्ता केवल गुरु शिष्य का नहीं था। ये एक ऐसे बंधन की शुरुआत थी जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। चंद्रगुप्त, जो उस समय एक साधारण युवा था, में चाणक्य ने असाधारण संभावनाएं देखी। उसकी आंखों में साहस था, मन में जुनून था, और सबसे महत्वपूर्ण, वो चाणक्य की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए तैयार था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध कला और शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें कूटनीति, अर्थशास्त्र और शासन की गहरी समझ भी सिखाई। चाणक्य का प्रशिक्षण केवल किताबी नहीं था। वे चंद्रगुप्त को जंगल में ले जाते, जहां वे उन्हें प्रकृति से जीवित रहने की कला सिखाते। वे कहते, एक सच्चा राजा वो नहीं जो केवल महल में बैठकर शासन करता है। एक सच्चा राजा वह है जो हर परिस्थिति में अपने लोगों की रक्षा कर सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुप्तचरों की तरह सोचना सिखाया, ताकि वे शत्रु की हर चाल को भांप सकें। उन्होंने उन्हें सिखाया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी जीता जाता है। लेकिन चाणक्य की नजर केवल चंद्रगुप्त पर नहीं थी, उनकी नजर पूरे भारत पर थी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कुछ राज्य नंद वंश के अधीन थे तो कुछ स्वतंत्र थे, लेकिन सभी में एक बात समान थी, आपसी मतभेद और कमजोर नेतृत्व। चाणक्य समझते थे कि धनानंद को हराने के लिए उन्हें इन राज्यों को एकजुट करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। कई राजा अपनी स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार नहीं थे, और धनानंद की सेना का खौफ हर तरफ फैला हुआ था। चाणक्य ने एक जटिल रणनीति बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गुप्तचरों का एक नेटवर्क स्थापित किया। ये गुप्तचर न केवल मगध के दरबार की खबरें लाते, बल्कि आसपास के राज्यों की स्थिति भी बताते। चाणक्य के गुप्तचर हर जगह थे, व्यापारियों, साधुओं और यहां तक कि नंद दरबार के नौकरों के रूप में। इन गुप्तचरों ने चाणक्य को वो जानकारी दी जो उनकी रणनीति का आधार बनी। उन्होंने जाना कि धनानंद की सेना भले ही विशाल हो, लेकिन उसमें अनुशासन की कमी थी। सैनिकों का मनोबल कम था और जनता धनानंद के अत्याचारों से त्रस्त थी। चाणक्य ने इस कमजोरी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने गुप्त रूप से उन लोगों को अपने पक्ष में करना शुरू किया जो धनानंद से असंतुष्ट थे। छोटे छोटे विद्रोही समूह जो नंद शासन के खिलाफ थे,
चाणक्य के संपर्क में आए। चाणक्य ने उन्हें एकजुट होने का मंत्र दिया। वे कहते थे, अकेला तिनका हवा में उड़ जाता है, लेकिन जब तिनके एक साथ बंधते हैं तो वे तूफान को भी रोक सकते हैं। धीरे धीरे चाणक्य ने एक ऐसी शक्ति तैयार की जो दिखने में बिखरी हुई थी, लेकिन भीतर से संगठित थी। इस बीच चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध के लिए तैयार करना जारी रखा, लेकिन उनका पहला लक्ष्य मगध पर सीधा हमला करना नहीं था। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की सेना अभी भी बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उन्होंने एक चतुर रणनीति अपनाई। पहले मगध के आसपास के छोटे राज्यों को जीतना। ये राज्य धनानंद के सहयोगी थे और इन्हें कमजोर करने से मगध की शक्ति अपने आप कम हो जाती। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्ध शुरू किए, जिनमें वे अपनी चतुराई और गति का इस्तेमाल करते। ये युद्ध केवल सैन्य जीत के लिए नहीं थे, बल्कि जनता का विश्वास जीतने के लिए भी थे। एक ऐसी ही घटना थी जब चंद्रगुप्त ने एक छोटे राज्य पर हमला किया। चाणक्य ने पहले ही उस राज्य के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। जब चंद्रगुप्त की सेना वहां पहुंची तो जनता ने उनका स्वागत किया और राजा को बिना ज्यादा रक्तपात के आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह चाणक्य की रणनीति का कमाल था। उन्होंने युद्ध को केवल तलवारों का खेल नहीं, बल्कि मन और विश्वास का खेल बनाया। लेकिन हर जीत के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही थी। धनानंद को चाणक्य और चंद्रगुप्त की गतिविधियों की खबर मिलने लगी थी। उसने अपने गुप्तचरों को उनके पीछे लगाया। एक बार तो चाणक्य और चंद्रगुप्त को जंगल में छिपना पड़ा, जब नंद की सेना उनके ठिकाने के करीब पहुंच गई। उस रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, डर वो दीवार है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से अलग करती है। इसे तोड़ दो और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस घटना ने चंद्रगुप्त के मन में एक नया आत्मविश्वास भरा। चाणक्य की रणनीति अब रंग ला रही थी। छोटे राज्यों को जीतकर चंद्रगुप्त की सेना मजबूत हो रही थी और जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ रहा था। लेकिन चाणक्य जानते थे कि असली युद्ध अभी बाकी है। मगध पर हमला करने के लिए उन्हें और अधिक शक्ति, संसाधन और सहयोगियों की जरूरत थी। इसके लिए चाणक्य ने एक बड़ा दांव खेलने की योजना बनाई। वे उन राज्यों के साथ गठबंधन करना चाहते थे जो धनानंद के शत्रु थे। इस तरह चाणक्य का जाल बिछ रहा था। उनकी हर चाल सोची समझी थी। हर कदम पर उनकी नजर अपने लक्ष्य पर थी। लेकिन क्या वे धनानंद जैसे शक्तिशाली शासक को हरा पाएंगे? क्या चंद्रगुप्त वो सम्राट बन पाएंगे जिसका सपना चाणक्य ने देखा था? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे चाणक्य ने अपने गठबंधनों को मजबूत किया और मगध के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी की। चाणक्य की कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उनकी बुद्धि और रणनीति का असली इम्तिहान होने वाला था। छोटे छोटे राज्यों पर जीत और चंद्रगुप्त की बढ़ती ताकत ने धनानंद के कानों तक खबर पहुंचा दी थी। मगध का ये अहंकारी राजा अब सतर्क हो चुका था, लेकिन चाणक्य का दिमाग किसी और ही स्तर पर काम कर रहा था। वे जानते थे कि धनानंद की विशाल सेना को हराने के लिए केवल साहस और छोटी जीतें काफी नहीं। इसके लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो न केवल सैन्य बल में बल्कि कूटनीति में भी मगध को मात दे सके। और इस शक्ति को बनाने के लिए चाणक्य ने कूटनीति का सहारा लिया। चाणक्य की रणनीति का अगला कदम था गठबंधन। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राज्य थे जो धनानंद के अत्याचारों से त्रस्त थे, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण एकजुट नहीं हो पा रहे थे। चाणक्य ने इन राज्यों को एक सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया। उनकी नजर उन राजाओं पर थी जो नंद वंश के खिलाफ थे, लेकिन डर या संकोच के कारण खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों को इन राज्यों में भेजा ताकि वे वहां के राजाओं और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करें। चाणक्य की कूटनीति का एक अनोखा पहलू था। वे कभी सामने से दबाव नहीं डालते थे। इसके बजाय वे अपने सामने वाले को यह विश्वास दिलाते कि उनके साथ मिलकर
वे न केवल धनानंद को हरा सकते हैं बल्कि अपने राज्य की शक्ति और सम्मान को भी बढ़ा सकते हैं। उनकी बातों में एक जादू था। वे कहते थे, जब सांप एक साथ फन उठाते हैं तो शेर भी पीछे हट जाता है। चाणक्य ने इस दर्शन को अपनी कूटनीति का आधार बनाया। एक ऐसी ही महत्वपूर्ण मुलाकात थी पर्वतक नामक एक शक्तिशाली राजा के साथ। पर्वतक का राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में था और उसकी सेना अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी। लेकिन पर्वतक धनानंद से डरता था। चाणक्य ने गुप्त रूप से पर्वतक से मुलाकात की। उन्होंने पर्वतक को समझाया कि धनानंद की ताकत उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके भय में है। अगर छोटे राज्य एकजुट हो जाएं, तो यह भय टूट सकता है। चाणक्य ने पर्वतक को यह भी विश्वास दिलाया कि चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक नया भारत बनेगा जहां हर राज्य का सम्मान होगा। पर्वतक ने चाणक्य की बात मान ली और अपनी सेना के साथ चंद्रगुप्त के साथ गठबंधन कर लिया। यह गठबंधन चाणक्य की पहली बड़ी कूटनीतिक जीत थी। लेकिन उनकी नजर अब और बड़े लक्ष्य पर थी। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर के यूनानी सेनापतियों का प्रभाव बढ़ रहा था। सिकंदर भारत से वापस लौट चुका था, लेकिन उसकी सेनाएं और स्थानीय शासक अभी भी भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए थे। चाणक्य जानते थे कि अगर ये विदेशी शक्तियां मगध के साथ मिल गई तो चंद्रगुप्त के लिए जीत असंभव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, यूनानी शासकों के साथ बातचीत। चाणक्य ने अपने दूतों को यूनानी सेनापति सेल्यूकस के पास भेजा। उन्होंने सेल्यूकस को यह प्रस्ताव दिया कि अगर वो चंद्रगुप्त का साथ दे तो उसे भारत में व्यापार के लिए विशेष अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि धनानंद जैसे अहंकारी राजा के साथ गठबंधन करना यूनानियों के लिए नुकसानदेह होगा। सेल्यूकस ने चाणक्य की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। चाणक्य को पता था कि सेल्यूकस को पूरी तरह अपने पक्ष में करने में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने बीज बो दिया था। इस बीच चाणक्य ने जनता के बीच भी अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की। वे जानते थे कि कोई भी साम्राज्य तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसका आधार जनता उसके साथ न हो। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों के जरिए धनानंद के अत्याचारों की कहानियां जनता तक पहुंचाई। साथ ही उन्होंने चंद्रगुप्त को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो जनता की भलाई के लिए लड़ रहा है। गांव-गांव में चंद्रगुप्त की वीरता की कहानियां फैलने लगी। लोग धीरे धीरे ये मानने लगे कि चंद्रगुप्त ही वो नेता है जो उन्हें नंद शासन के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन हर कदम पर खतरे भी बढ़ रहे थे। धनानंद को चाणक्य की गतिविधियों की भनक लग चुकी थी। उसने अपने सैनिकों को चाणक्य और चंद्रगुप्त को पकड़ने का आदेश दिया। एक बार तो चाणक्य को एक गांव में घेर लिया गया, लेकिन चाणक्य की चतुराई ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने गांव वालों को अपने पक्ष में कर लिया और सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि चाणक्य वहां है ही नहीं। जब सैनिक खाली हाथ लौटे तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जनता का विश्वास। इसे कभी मत खोना। चाणक्य की कूटनीति अब रंग ला रही थी। पर्वतक जैसे राजाओं का समर्थन, यूनानियों के साथ बातचीत और जनता का बढ़ता विश्वास, ये सब चंद्रगुप्त की सेना को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहे थे। लेकिन चाणक्य जानते थे कि असली युद्ध अभी बाकी है। मगध पर हमला करने के लिए उन्हें एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो धनानंद को पूरी तरह से चौंका दे। इसके लिए चाणक्य ने अपने जीवन के सबसे बड़े दाव की योजना बनानी शुरू की, मगध के अंदर से ही उसे कमजोर करना। चाणक्य ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को मगध के दरबार में भेजा। इन गुप्तचरों का काम था धनानंद के मंत्रियों और सेनापतियों के बीच अविश्वास पैदा करना। चाणक्य जानते थे कि अगर धनानंद के अपने लोग ही उसका साथ छोड़ दे तो उसकी सेना अपने आप कमजोर हो जाएगी। ये एक खतरनाक खेल था, क्योंकि अगर गुप्तचर पकड़े जाते
तो चाणक्य की सारी योजना ध्वस्त हो सकती थी। लेकिन चाणक्य ने ये जोखिम उठाया। इस तरह चाणक्य का जाल और मजबूत हो रहा था। उनकी कूटनीति, गुप्तचरी और जनता का समर्थन अब चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन के करीब ले जा रहा था। लेकिन क्या चाणक्य की ये रणनीति धनानंद जैसे शक्तिशाली शासक को हराने में कामयाब होगी? क्या चंद्रगुप्त वो सम्राट बन पाएंगे जिसका सपना चाणक्य ने देखा था? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे चाणक्य ने मगध के खिलाफ अंतिम युद्ध की शुरुआत की और अपनी सबसे बड़ी रणनीति को अमल में लाया। चाणक्य की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर थी। वर्षों की मेहनत, कूटनीति और रणनीति अब उस क्षण की ओर बढ़ रही थी जिसके लिए चाणक्य ने अपनी चोटी खोली थी। धनानंद का अहंकारी शासन, जो कभी अजेय लगता था, अब चाणक्य की चतुराई के सामने कमजोर पड़ने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कभी एक साधारण युवा था, अब एक शक्तिशाली योद्धा और नेता बन चुका था। गठबंधनों, जनता के समर्थन और गुप्तचरों के नेटवर्क के साथ चाणक्य ने मगध को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, मगध के सिंहासन पर कब्जा करने का युद्ध। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की सेना अभी भी विशाल थी। उसकी सैन्य शक्ति को सीधे टक्कर देना आत्मघाती हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रणनीति को अमल में लाने का फैसला किया, मगध को अंदर से खोखला करना। चाणक्य के गुप्तचर पहले ही नंद दरबार में घुस चुके थे। इन गुप्तचरों ने धनानंद के मंत्रियों और सेनापतियों के बीच अविश्वास के बीज बोने शुरू किए। चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि धनानंद को यह लगे कि उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक ऐसी ही चाल थी जब चाणक्य ने धनानंद के एक विश्वास पात्र सेनापति को झूठी खबर दी कि राजा उस पर शक कर रहा है। डर और असुरक्षा में उस सेनापति ने चुपके से चंद्रगुप्त की सेना से संपर्क किया और उनके साथ गठजोड़ कर लिया। इस तरह धनानंद की सेना में फूट पड़ने लगी। चाणक्य की यह रणनीति इतनी सूक्ष्म थी कि धनानंद को भनक तक नहीं लगी कि उसका साम्राज्य धीरे धीरे भीतर से टूट रहा है। इस बीच चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि समय और स्थान का भी खेल है। चाणक्य ने मगध पर हमले के लिए सही समय का इंतजार किया। वो समय तब आया जब धनानंद की सेना कई मोर्चों पर व्यस्त थी। कुछ सहयोगी राज्यों ने विद्रोह शुरू कर दिया था और धनानंद को अपनी सेना को बांटकर इन विद्रोहों को दबाने के लिए भेजना पड़ा। यह वही अवसर था जिसका चाणक्य इंतजार कर रहे थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना को मगध की सीमाओं की ओर बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन यह हमला सीधा नहीं था। चाणक्य ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। चंद्रगुप्त की छोटी छोटी टुकड़ियां मगध की सीमाओं पर छापेमारी करती और तेजी से गायब हो जाती। इन हमलों ने नंद सेना को थका दिया और उनका मनोबल तोड़ दिया। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों के जरिए यह खबर भी फैलाई कि चंद्रगुप्त की सेना बहुत बड़ी है और वो जल्द ही मगध पर कब्जा कर लेगी। इस खबर ने नंद सैनिकों में भय पैदा कर दिया। जब मगध की सेना कमजोर पड़ने लगी तो चाणक्य ने अपने गठबंधनों को सक्रिय किया। पर्वतक जैसे राजाओं ने अपनी सेनाएं चंद्रगुप्त के साथ मिला दी। चाणक्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि मगध की जनता को यह पता चले कि चंद्रगुप्त का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित करना है। गांव-गांव में लोग चंद्रगुप्त के समर्थन में उतरने लगे। कुछ स्थानों पर तो नंद सैनिकों ने हथियार डाल दिए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि चंद्रगुप्त का शासन धनानंद से बेहतर होगा। अंततः वो दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के द्वार पर खड़ी थी। धनानंद ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी की, लेकिन चाणक्य की रणनीति ने पहले ही नंद सेना को कमजोर कर दिया था। युद्ध शुरू हुआ और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। ये युद्ध केवल तलवारों और तीरों का नहीं था,
ये चाणक्य की बुद्धि और धनानंद के अहंकार के बीच का टकराव था। चाणक्य ने युद्ध के दौरान भी अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने नंद सेना के जल और भोजन की आपूर्ति को बाधित कर दिया। इससे नंद सैनिकों का हौसला और टूट गया। कई सेनापति जो पहले ही चाणक्य के संपर्क में थे, युद्ध के बीच में ही चंद्रगुप्त के पक्ष में चले गए। अंत में धनानंद अकेला पड़ गया। उसका साम्राज्य, जो कभी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, चाणक्य की रणनीति के सामने ढह गया। पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त का कब्जा हो गया। धनानंद को या तो मार दिया गया या वो भाग गया। इतिहास में इस बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित थी, चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उस दिन चाणक्य ने अपनी चोटी बांधी और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित किया। ये चाणक्य की बुद्धि, धैर्य और संकल्प की जीत थी। लेकिन चाणक्य की कहानी यही खत्म नहीं हुई। मगध पर जीत केवल एक शुरुआत थी। चाणक्य का सपना एक एकीकृत भारत का था, जहां शांति, समृद्धि और न्याय हो। इसके लिए उन्हें एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो न केवल चंद्रगुप्त के शासन को मजबूत करे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बने। इस दिशा में चाणक्य ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना शुरू की, अर्थशास्त्र। चाणक्य की जीत ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। लेकिन ये जीत केवल युद्ध की नहीं थी, ये एक विचार की जीत थी। ये विश्वास की सही रणनीति, अटूट संकल्प और जनता का समर्थन किसी भी शक्ति को हरा सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया और अपनी रचना अर्थशास्त्र के जरिए शासन, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। चाणक्य की कहानी अब उस मुकाम पर थी जहां उनकी बुद्धि ने न केवल एक साम्राज्य को जन्म दिया, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को भी आकार दिया जो सदियों तक दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। मगध पर चंद्रगुप्त की जीत चाणक्य के संकल्प और रणनीति का परिणाम थी, लेकिन उनके लिए ये केवल शुरुआत थी। चाणक्य का सपना एक ऐसे भारत का था जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि समृद्ध, न्यायपूर्ण और संगठित भी हो। इस सपने को साकार करने के लिए चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत की और अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना, अर्थशास्त्र, को दुनिया के सामने लाया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन चाणक्य जानते थे कि सत्ता हासिल करना आसान है, उसे बनाए रखना कठिन। मगध की जीत के बाद भी कई चुनौतियां सामने थी। छोटे छोटे राज्य जो पहले धनानंद के अधीन थे, अब अपनी स्वतंत्रता की मांग कर सकते थे। उत्तर पश्चिम में यूनानी शासकों का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। और सबसे बड़ी चुनौती थी जनता का विश्वास बनाए रखना, जो वर्षों के अत्याचारों से त्रस्त थी। चाणक्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यवस्थित शासन प्रणाली की नींव रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए 3 चीजें जरूरी है: सक्षम प्रशासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था और जनता का विश्वास। इसके लिए चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को एक ऐसी व्यवस्था दी जो उस समय के लिए अभूतपूर्व थी। उन्होंने साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, जिन्हें प्रांत कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत की जिम्मेदारी एक विश्वसनीय अधिकारी को दी गई, जो सीधे सम्राट को रिपोर्ट करता था। लेकिन चाणक्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन अधिकारियों पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर तंत्र हो। यह तंत्र न केवल भ्रष्टाचार को रोकता था, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण था। चाणक्य की दूरदर्शिता का एक और उदाहरण था उनकी आर्थिक नीतियां। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। मौर्य साम्राज्य में सड़कों और नहरों का निर्माण हुआ, जिससे व्यापारियों और किसानों को सुविधा हुई। चाणक्य ने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया ताकि जनता पर बोझ न पड़े, लेकिन साम्राज्य की आय भी सुनिश्चित हो।
उन्होंने बाजारों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए ताकि कोई व्यापारी अनुचित लाभ न उठा सके। चाणक्य का मानना था कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था ही साम्राज्य की रीढ़ होती है, लेकिन चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान था उनकी रचना अर्थशास्त्र। ये केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और समाज के लिए एक संपूर्ण दर्शन था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने शासन के हर पहलू को विस्तार से समझाया। कैसे एक राजा को अपने मंत्रियों का चयन करना चाहिए, कैसे गुप्तचरों का उपयोग करना चाहिए, कैसे युद्ध और शांति की नीतियां बनानी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया कि शक्ति का उपयोग केवल तभी उचित है जब वो न्याय और समृद्धि के लिए हो। अर्थशास्त्र न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए एक अनमोल उपहार था। इस ग्रंथ में चाणक्य ने कूटनीति और युद्ध की ऐसी रणनीतियां दी जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी बताया कि एक शासक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उसे अपनी प्रजा के प्रति दयालु भी होना चाहिए। यह संतुलन चाणक्य की बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। चाणक्य की नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य न केवल भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, बल्कि विश्व के सबसे समृद्ध और संगठित साम्राज्यों में से एक बन गया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में यूनानी शासकों को भी परास्त किया। चाणक्य की कूटनीति के कारण सेल्यूकस जैसे शक्तिशाली यूनानी सेनापति ने चंद्रगुप्त के साथ संधि कर ली। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त को विशाल क्षेत्र मिले और मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक हो गया। लेकिन चाणक्य ने कभी व्यक्तिगत या सत्ता की इच्छा नहीं की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भी वे एक साधारण जीवन जीते रहे। वे चंद्रगुप्त के सलाहकार बने रहे, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहे। उनकी नजर हमेशा साम्राज्य की स्थिरता और प्रजा की भलाई पर थी। एक बार चंद्रगुप्त ने उनसे पूछा, आपने इतना कुछ किया, फिर भी आपने कभी सम्मान या पुरस्कार की मांग क्यों नहीं की? चाणक्य ने जवाब दिया, मेरा पुरस्कार मेरे सपने का साकार होना है। जब तक ये साम्राज्य समृद्ध और न्यायपूर्ण है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाणक्य का जीवन धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। इतिहास में उनके अंत के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास ले लिया और जंगल में तपस्या की। अन्य कहते हैं कि वे अपने जीवन के अंत तक चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार के सलाहकार बने रहे। लेकिन एक बात निश्चित है, चाणक्य की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और अर्थशास्त्र जीवित रहे। चाणक्य की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की है। ये विचार की बुद्धि, संकल्प और सही रणनीति से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एक बिखरे हुए भारत को एकजुट किया, एक साधारण युवा को सम्राट बनाया और एक ऐसी व्यवस्था दी जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। चाणक्य की विरासत मौर्य साम्राज्य के खंडहरों में नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं और अर्थशास्त्र के पन्नों में जीवित है। आज जब हम चाणक्य को याद करते हैं, तो हमें एक दार्शनिक, एक अर्थशास्त्री, एक रणनीतिकार और सबसे बढ़कर एक देशभक्त दिखाई देता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं, अगर हमारे पास सही दृष्टि और अटूट इच्छा शक्ति हो। चाणक्य की यह कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।